हेलो फ्रेंड, क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इकाई 4। देखिए, संचार माध्यम शिक्षकों के लिए। आज संचार माध्यमों और विज्ञापनों की छाप युवाओं के जीवन पर पूरी तरह व्याप्त है। चाहे उन्होंने इस सच्चाई पर गंभीरता से गौर करने का प्रयास किया हो या ना किया हो, ये इकाई इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते दिखाएगी। ठीक है, जो आज विज्ञापन है, जो प्रचार का माध्यम है, जो संचार का माध्यम है, जिसमें युवा काफ़ी मतलब उसका जीवन पूरी तरह व्याप्त है। चाहे उन सच्चाई को वह गंभीरता से गौर करे या करने का प्रयास को करे या ना करे। यह जो इकाई है, इस सच्चाई पर गौर करने के कुछ रास्ते हम लोग को इस पाठ के माध्यम से दिखाए जाएंगे। अध्याय 6 में कुछ मुख्य रूप से संचार माध्यमों का प्रौद्योगिकी के साथ जो बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध समझाने पर जोर है। तो ये अध्याय दिखाता है कि कैसे किसी मुद्दे के महत्व या उसकी महत्वहीनता को लेकर हम जो धारणाएं बनाते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होती हैं, जो वास्तव में उनका एजेंडा होता है। वो क्या होता है? उनका एजेंडा होता है। यह अध्याय संचार माध्यमों के व्यापक प्रभाव से हमें परिचित कराता है और हमारे जीवन से इन मुद्दों को जोड़ने का प्रयास करता है। और अध्याय के अंत में हमारी यह अपेक्षा होगी कि विद्यार्थी यह पहचानने लगे कि बड़े व्यावसायिक जो प्रतिष्ठानों के संचार माध्यम में छा रही खबरों को तय करने से क्या भूमिका होती है और कौन सी खबरें चुनी जा रही है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उनके जरिए क्या संदेश दिए जा रहे हैं। तो हम तो काल्पनिक खबरों के जरिए दिखाएंगे कि किसी भी घटना या मामले की खबर का बहुधा सिर्फ स्वरूप नहीं होता। तो जो बहुधा सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता, यह हम अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी इस बात को समझते हुए वे क्षमताएं विकसित करेंगे और जो उन्हें अखबार या टेलीविज़न की किसी भी रिपोर्ट का विश्लेषण करने के योग्य बनाएगी। ठीक है, ये जो चैप्टर है तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जो अखबार या टेलीविज़न है तो उसमें जो रिपोर्ट है, जो खबर है, जो प्रचार है, तो उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए योग्य हमें बनाएगी और वे यह समझ सकेंगे कि खबर में दी जा रही है और नहीं दी जा रही जानकारी व दृष्टिकोण के पीछे क्या तर्क हो सकता है। तो जो समाचार है, जो खबर है, जो प्रचार है, तो उसके पीछे क्या क्या तर्क है, क्या है उसमें, तो उन सारे चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इन मुद्दों की समझ मजबूत बनाने के लिए वास्तविक विज्ञापनों के उदाहरण लिए जाने चाहिए। तो ये जो मुद्दा है ना, तो इसको समझ मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक वास्तविक विज्ञापन के उदाहरण लेके समझना होगा। ठीक है, और उनसे वैसे ही प्रश्नों की मदद लेकर जांच की जानी चाहिए जैसे अध्याय में दिए गए। तो ये ऐसे ही प्रश्न करना है जैसे इस अध्याय में दिया गया है। अंत में यह अध्याय अपनी विषय वस्तु का लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है। तो फिर क्या है, जो विषय वस्तु है वो लोकतंत्र के विचार के साथ संबंध स्थापित करता है और स्थानीय संचार माध्यमों व सामाजिक विज्ञापनों के विकल्प रखते हुए यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि मुख्य धारा में इन्हीं लोगों की बातों को ज़्यादा महत्व व स्थान मिलता है जो सामाजिक व वित्तीय संसाधनों के धनी है। और इस पहलू पर बल देने के लिए कि कक्षा में स्थानीय सरकार माध्यमों की खबरों के उदाहरणों पर चर्चा की जा सकती है और बच्चों के साथ ये प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि विज्ञापनों के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर बनने वाली, बिकने वाली व पसंद की जाने वाली जो चीज़ों को लेकर क्या परिवर्तन आने लगे हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे इस अध्याय के माध्यम से। देखिए, हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे और किस प्रकार से यहाँ पर देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग का चित्र है, अलग अलग प्रकार का चित्र है। जैसे यहाँ पर कैमरामैन है, यहाँ पर पोस्टर लगाया जा रहा है, फिर यहाँ पर देखिए bookyo.com, इस प्रकार से साइबर कैफ़े है, ये दुकान है। ठीक है, इस प्रकार से जो संचार माध्यम है अलग अलग जगह से हमें देखने को मिलती है।
और टेलीविज़न, देखिए संचार माध्यमों को समझना, जो संचार माध्यम है उसको समझना है। तो टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है और रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? और क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये शब्द क्या है? मीडिया। ठीक है, ये शब्द क्या है? मीडिया। तो इस पार्ट में हम लोग मीडिया यानी संचार माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? तो आप याद करके बता सकते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर मेले की दुकान से लेकर एक टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, तो इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। तो बात करेंगे अगर स्थानीय दुकान की या स्थानीय मेले की जो दुकान है, तो वहाँ से लेकर एक टीवी के कार्यक्रम तक जो हम लोग देखते हैं, तो ये सब क्या है? एक संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। और मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। तो मीडिया क्या है? मीडियम शब्द का बहुवचन है। तो ये कौन सा शब्द है फ्रेंड? तो ये अंग्रेजी शब्द है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसके द्वारा, मीडिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने समाज में जो विचार है उसका आदान प्रदान करते हैं। अब मीडियम का अर्थ है माध्यम। तो मीडियम का अर्थ क्या हो गया फ्रेंड? ये माध्यम। ठीक है, और क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसीलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। तो मीडिया का मतलब क्या हो गया? माध्यम। तो ये संचार माध्यम है, इसीलिए जो हर चीज़ है, जैसे फ़ोन से हम लोग बात करते हैं, जैसे टीवी पर शाम के समाचार सुनते हैं, तो ये सब क्या हो गया? मीडिया एक माध्यम का द्वारा है ना। और टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोग तक है, लाखों करोड़ों लोगों तक है ना, और देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। तो देखिए, जो देश हो या विदेश हो, जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। जनसंचार माध्यम या मास मीडिया। ठीक है, देखिए यह है संचार माध्यम और तकनीकी। संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए। तो हमारे लिए आज क्या हो गया? जो मोबाइल हो गया, जो टीवी हो गया, जो इंटरनेट हो गया, तो इन सब चीज़ के बिना हमारा जीवन कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है। लेकिन ये जो टीवी, इंटरनेट और मोबाइल, ये तो कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही समय की बात है ना। हाल ही से ये सब शुरू हुए हैं, लेकिन इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए और जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। तो इसका आयु हुए लगभग अभी 20 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहे हैं? प्रचलित हो गए ना, जनसंचार माध्यम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए और ये प्रौद्योगिकी क्या हो गया? निरंतर बदलती रहती है। देखेंगे अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है और हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी क्या कर सकते हैं? चर्चा करते हैं। और आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? तो ये जो समाचार पत्र हो गया ना, तो इस छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? तो आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही। तो पिछले साल से जो जनसंचार माध्यम है, तो उसके इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार काफ़ी सारा बदल रही है, बदलती है और आज भी बदलती जा रही है।
देखिए फ्रेंड, एक चित्रकार की नज़र में बाइबिल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। तो एक बाइबिल है, तो उसका जो छपाई कर रहे हैं, पहले पन्ने की छपाई करते हुए एक गुटेनबर्ग, ठीक है। तो किस प्रकार से वो ध्यान से देख रहे हैं और छपाई का काम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में, तो क्या है, जो तकनीक है, जो मशीन है, तो उसको बदलकर अत्याधुनिक मतलब अति आधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में क्या हुआ, जो अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है और इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। जो तकनीक है ना, इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। जो टेलीविज़न है ना, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, क्या समझने लगे कि एक विश्व का जो समाज है, तो एक हमारे सदस्य हैं, ठीक है। तो विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे, तो हम अपने आप को क्या समझने लगे, जो विश्व समाज के साथ हमारा एक मतलब जो विश्व समाज है, तो हम उसके एक सदस्य हैं। और टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल, जो टेलीविज़न है, तो उसमें जो प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। तो जो टेलीविज़न का विस्तृत जाल है, जो केबल टावर है, तो उसके विस्तृत जाल के माध्यम से तो जो अत्यंत सुदूर क्षेत्र मतलब जो दूर के क्षेत्र हैं, तो वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। उसके माध्यम से वहाँ तक समाचार को पहुँचाए जाते हैं केबल के माध्यम से। और इसके कारण हम संचार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं, वो अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। और अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। और टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया, ठीक है। जो टेलीविज़न है ना, तो टेलीविज़न के द्वारा हम कहीं का भी समाचार, कहीं का भी कार्टून, कहीं का भी कुछ हम लोग अपने घर में बैठ के अपना टीवी पर देख सकते हैं, या आजकल तो मोबाइल पर भी देख सकते हैं। देखिए, ये 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। किस प्रकार ये टाइपराइटर है ना, यहाँ पर टाइप किया जाता था। ये संचार माध्यम और धन, देखेंगे आप, संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है और इसमें लाइटेज, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। और इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। जो हमारा संचार चालक हैं, जो हमारा संचार करते हैं, तो विभिन्न सारे खर्चों को लेते हैं। जैसे टीवी हो गया, जो स्टूडियो के बाहर वो अपना स्टूडियो बनाते हैं, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है, जो समाचार बोलने वाला होता है वो बैठता है। इसमें फिर लाइट होती है, कैमरा होती है, ध्वनि रिकॉर्ड करने की यंत्र होती है, फिर संप्रेषण के लिए जो सैटेलाइट आदि है, तो इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं इससे प्रसारण में सहायता होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, तो वे तमाम लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। संचार माध्यम की व्यवस्था में, चाहे टीवी का हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे उसमें सैटेलाइट को लगाने वाले हो, चाहे बात करें लाइट की हो, तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, ठीक है। और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही होती है। और समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है,
बल्कि और बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं, इसमें वे लोग सम्मिलित हैं। तो बात की ना, जो लोग केवल खाली समाचार बोलने वाले होते हैं उसी को पैसा नहीं मिलता, उसी को वेतन नहीं मिलता। तो उसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन सभी लोगों को वेतन दिया जाता है। जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था को करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं। जो जनसंचार माध्यम है ना, तो वो निरंतर बदलते रहते हैं। इसीलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है, और इन खर्चों के कारण जनसंचार जो माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। इसीलिए जो बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है ना, इसीलिए क्या है, किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। देखिए ये यंत्र टेलीवाइजर है। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था, और अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल्वेड। ये जॉन एल्वेड है जिन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, और इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। तो इस यंत्र के द्वारा क्या किया, उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। देखिए जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का, जैसे कार हो गया, जैसे चॉकलेट हो गया, जैसे कपड़े हो गया, मोबाइल फ़ोन आदि हो गया। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अपने फिर ये टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। जैसे टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो इस तरह वो प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। और विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञप्ति वस्तु खरीदेंगे। तो विज्ञापन को उस चीज़ के बारे में बार बार दिखाया जाता है ताकि बाहर जाकर आप उस विज्ञापन में जो चीज़ था तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए आप क्या कहते हैं, विवश होंगे। या आपके लिए ज़रूरी भी बन सकता है, बहुत सारी चीज़ ज़रूरी भी बन जाता है, और बहुत सारा चीज़ देखा देखी के चलते खरीदना भी पड़ता है। देखिए एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से लाख रुपए के बीच पड़ता है। लाख रुपयों के बीच पड़ता है ना। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उसमें क्या कहते हैं, उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि जो सरकार किस प्रकार काम कर रही है। जो संचार माध्यम है ना, तो उससे नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, इन समाचार के आधार पर लोग कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके जो अत्याचार अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई मंत्रियों द्वारा कार्य गलत हुआ तो लोग क्या कर सकते हैं कि सार्वजनिक विरोध आयोजित करके फिर भ्रष्टाचार अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह भी कर सकते हैं। तो जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। तो फिर जो जानकारी दिया जाता है ना, तो उसके संबंध में संचार माध्यम की यह महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो जो जानकारी देते हैं ना, तो एकदम संतुलित होना चाहिए और वो सही होना चाहिए। अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझिए कि संतुलित समाचार यानी संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। तो हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे कि जो संतुलित संचार है तो उसका क्या तात्पर्य है। देखिए अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। तो अलग अलग जो पाठक हैं तो उसको पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम उसी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। देखिए
ये न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक समाचार पत्र का। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा जो वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रोका। राधिका मालिक INN। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों की विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से पहले यानी समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके और कारखाना मालिक और मजदूर सरकार की प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से ये पता था कि उनकी इकाइयाँ गैर कानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा और सरकार के जो शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है और इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक प्रदूषण फैलाने वाले कारखाना है तो उसके वज्रपात पर विरोधियों द्वारा चक्का जाम यातायात रोका, यानी चक्का जाम करके विरोध करके सार्वजनिक आंदोलन करके वो लोग अपना बात रख रहे हैं। ठीक है, देखिए कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, जो कारखाना है उसके बंद होने से घोर। डेली न्यूज सर्विस, शहर के रहवासी क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि उससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है क्योंकि वो आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए जो पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए तो कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो सरकार ने उसे जो प्रस्तावित हो जाने के बाद जो जगह उन्हें मिल रहा है तो क्या किया है, कारखाना मालिक को पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिन से विकास नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। तो अगर हम लोग किसी एक भाग को पढ़ते हैं तो एक ही बारे में जान पाएंगे, एक ही पक्ष के बारे में जान पाएंगे। तो दूसरा पक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों को समझ में आ पाएगा। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ लगती है और उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं और इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को समय अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। तो क्या होता है, जो संतुलित रिपोर्ट होता है ना, तो उसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है तो शायद इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखना है। तो क्या है, जो संतुलित रिपोर्ट है तो उसको संतुलित बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किसी भी दृष्टिकोण को हर पहलू से हर दृष्टिकोण से उसके बारे में चर्चा की जाना चाहिए। तभी आप किसी विषय पर, किसी रिपोर्ट पर आप संतुलित रिपोर्ट बना सकते हैं, संतुलित समाचार बना सकते हैं। और जो पाठकों को जो निर्णय बनेगा तो वह निर्णय या राय बनाने के लिए पाठकों को स्वयं छोड़ देना चाहिए, पाठकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, देखिए संतुलित रिपोर्ट लिख पाना
संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। अगर संतुलित रिपोर्ट लिखेंगे तो ये संचार माध्यम को जो संचार माध्यम है तो उसको स्वतंत्र मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, तभी तो लिख पाएंगे। किसी मालिक का अगर बदनाम करना है या किसी बड़े आदमी का उसके बारे में क्या आलोचना करना है तो उसको फ्रीडम मिलेगा, तभी तो। ऐसा पता चला आज उसके बारे में आलोचना किया, दूसरा दिन उसका मर्डर हो गया, तो इस तरह से तो नहीं हो पाएगा। तो एक समाचार मीडिया को स्वतंत्र मिलना चाहिए, स्वतंत्र मिल पाएगा तभी वो अपना सही रिपोर्ट, संतुलित रिपोर्ट दिखा पाएंगे, कर पाएंगे और लोगों तक पहुंचा पाएंगे। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। बात वही हुआ ना कि उसे किसी प्रकार का कोई प्रभाव या दंड या उसे किसी प्रकार का चोट न पहुंचे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित, क्या जानना है और क्या नहीं। तो फिर जो वो समाचार देगा तो उसको यह निर्देशित नहीं होना चाहिए कि उसमें क्या सम्मिलित करें या क्या नहीं। लोकतंत्र में संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, जो संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। तो जो संचार माध्यम है तो उसके द्वारा ही जो प्रदान की गई जानकारी है तो उसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। इसलिए क्या होना चाहिए, विश्वसनीय, विश्वासपूर्ण और तटस्थ हो, मतलब साम्यता समीप, मतलब उसके बारे में पूरा क्लियर हो। ठीक है। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसका मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। पहला कारण क्या हो गया, सरकार का उन पर नियंत्रण, सरकार का उन पर कंट्रोल। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म की किसी दृश्य या गीत की किसी व्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करता है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो सरकार की ऐसी ताकत जिसमें किसी समाचार को या किसी फिल्म को या किसी दृश्य हो या किसी गीत को अगर किसी अभिव्यक्ति के जो जन समुदाय है, जो लोगों के बीच तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो उसको क्या कहेंगे, सेंसरशिप। तो क्या हो गया, ये सेंसरशिप सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। तो भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। तो भारत के इतिहास में ऐसा भी समय आया था जब सरकार ने संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक था। तो ये सबसे बुरा समय कब था, 1975 से 1977 तक आपातकाल का था। तो ये आपातकाल का था। ठीक है, 75 से 77। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में जो शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। तो जो शोध करता है ना, जो रिसर्च करने वाले हैं संचार माध्यमों के विषय में, तो उनका कहना है कि ऐसा कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो व्यापारिक प्रतिष्ठी है तो उसके नियंत्रण के कारण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है और संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता। तो जो संचार माध्यम है ना, तो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके थे, संचार माध्यम का क्या निरंतर धन की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भर के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। तो उनके लिए क्या हो जाता है, जो विज्ञापन है ना, तो उन पर निर्भरता के कारण उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। और विज्ञापन देते हैं इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम देखिए, टीवी पर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, टीवी हमारे साथ क्या करता है, तो हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है और हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। और ये दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है और आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है। और टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम है, सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कैसे बनेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम,
जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है। क्या होता है? टीवी का समय बहुत महंगा होता है ना, और इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। तो ऐसे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, और उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के जीवन के बारे में, तो ये हम लोग को पता लगाना है। इधर देखते हैं, हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। यह हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है, और अपना पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है, और दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। और हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए सुने गए प्रसंगों पर भी प्रश्न उठाए। ठीक है, जो हम लोग देखे सुनते हैं उन सारे प्रसंग पर भी हम लोग को प्रश्न उठाना है, आनंद भी लेना है, प्रसंग पर सवाल भी करना है। तो इधर देखिए, फिर जो विज्ञापन है तो उसकी निर्भरता के कारण उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। जो संचार माध्यम है ना, जिनके द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और इसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है। जो बड़े व्यापारिक लोग हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे धन मिलती है। और जो विज्ञापन देने के लिए जब विज्ञापन देते हैं, इसलिए व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि इसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो वे मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या है जन समर्थन? अगर किसी जन समर्थन बढ़ाना है, लोगों का भागीदार बढ़ाना है तो क्या करता है, लोगों का साथ बढ़ाना है तो क्या करता है, तो किसी एक मुद्दे के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मसौदा है यहाँ पर मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उस मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। तो देखिए, हमारा जो एनुअल डे होता है स्कूल में, तो उतना जरूरी नहीं बनता है समाचार में देने के लिए, लेकिन किसी अभिनेता हो या किसी मुख्य नेता हो, मुख्य अतिथि हो या किसी प्रसिद्ध अभिनेता, ऐसे लोग अगर आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की क्या बन जाती है, रुचि बन जाती है और समाचार में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये कार्यों को भी प्रभावित करते हैं और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही पढ़ाई यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। तो क्या हो जाता है, जो हमारा मुख्य भूमिका होने के कारण यह क्या कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। तो संचार माध्यम क्या है, ये हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं और हमारे विचारों को क्या करते हैं, निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण जो हमारे विचार हैं तो उसको
निर्मित करता है और मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य भूमिका होने के कारण ये क्या कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा क्या बन जाता है, एक मसौदा, एक एजेंडा तय करता है। ये मसौदा या एजेंडा बन जाता है और तय करता है। ठीक है, जैसे चिली, यहाँ पर कुछ विज्ञापन दिखाया गया। चिली क्या पर वुमेन गवर्न बेटर, इधर ओडिशा फ्लोट कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार से विज्ञापन पर दिया गया है। डाउन टू द अर्थ, साइंस एंड एनवायरनमेंट फ्रेंड लाइट, क्या है ये फ्रेंड लाइट, क्या है, एनवायरनमेंट फॉर नाइटली। ठीक है, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ट्रंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ट्रूथ्स, लुक व्हाट द लेबोरेटरी फाउंड, 6 months आफ्टर बॉटल वाटर। देखिए इसका कितना समय है उस वो भी दे दिया गया है। ये 6 महीना तक, 6 महीना बाद इसको 6 महीना बाद के लिए है। ठीक है, बॉटल वाटर। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। तो अभी हाल में क्या हुआ था, जो संचार माध्यम है उन्होंने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की। तो क्या क्या है, उन्होंने क्या किया था, जो कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा है उनकी होने की प्रकाशित किए थी। ठीक है, प्रकाशन किया गया था। और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रण यानी नियमित रूप से कंट्रोल करने की आवश्यकता महसूस कराई। और उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद क्या हुआ, सरकार के दबाव के बावजूद भी निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। तो ऐसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। अगर वो रिपोर्ट नहीं आती तो हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता। देखिए ये संचार माध्यमों में एक फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुई है। किस प्रकार से ये फैशन शो कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। ठीक है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। बात करेंगे अगर पानी की, तो यह हमारे संचार माध्यम में इसके बारे में चर्चा करते हुए बहुत कम ही मिलता है। और हमारे देश में बहुत सारे लोग पानी की कष्ट के चलते अपना जान गंवा बैठते हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इसके बारे में हमारे समाचार पत्र में कम ही चर्चा हो पाता है। और एक विख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। लेकिन जो पानी की समस्या उसके बारे में लोगों का ध्यान कम रहता है। लेकिन जो फैशन शो है धनवानों के लिए, एक जो फैशन वीक है वो धनवानों के समक्ष रखा गया तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शित हो गए और सभी समाचार पत्रों के मुख्य हेडलाइन बन गया और स्थान पा लिया। जबकि इसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो वही मुंबई की बात है, उसी सप्ताह में मुंबई में अनेक झोपड़ी में रहने वाले लोगों की झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, गरीबों की बस्ती को उड़ा दिया गया, पर उसे किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे समाचारों में विज्ञापन आते हैं, समाचार चाहते हैं, रिपोर्ट देते हैं। किस प्रकार से देखिए, जहाँ मांग अधिक उस पर, जहाँ पर धनवान लोगों का दबदबा ज़्यादा है तो वहीं पर समाचार भी ज़्यादा बनता है, उसी का समाचार ज़्यादा बनता है।
स्थानीय संचार माध्यम, स्थानीय संचार माध्यम, देखिए स्थानीय संचार माध्यम वो जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। तो स्थानीय संचार माध्यम क्या है, ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में जहाँ रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से, इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आ गया है। तो जो स्थानीय लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, तो उन लोगों को पता है कि उन छोटे छोटे जो मुद्दा है तो उन पर रुचि नहीं लेंगे संचार माध्यम वाले, और जिनका संबंध क्या है एक साधारण लोग और उनके जीवन से। तो इसलिए कई स्थानीय समूह ने क्या किया, स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। और कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं। तो कई लोग क्या होते हैं, जो सामूहिक रेडियो है, जो ग्रुप रेडियो है, तो उनके द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं, किस प्रकार से बीज के यूज करना है, किस प्रकार से उर्वरक का यूज करना है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इंस्ट्रूमेंट देते हैं, निर्देश देते हैं, परामर्श देते हैं। ठीक है, देखिए ये स्थानीय समाचार है। खबर लहरिया पढ़ रही है 2 महिलाएं। ठीक है, कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ता और आसानी से मिल जाने वाली मीडिया वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरा और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। तो कुछ लोग क्या है, जो कम सस्ते वीडियो बनाने वाले कैमरा होते हैं, तो उनसे उनका वास्तविक जीवन के बारे में, जैसे निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन है, तो उन सारे लोगों के बारे में फिल्म बनाते हैं। तो कभी कभार ऐसे भी होते हैं जो गरीब लोग हैं, तो उन सारे लोगों को फिल्म बनाने के लिए कैमरे पर और तकनीकी ज्ञान का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित, देखिए 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस पृष्ठ के समाचार पत्र, इस पृष्ठ के जो समाचार पत्र है उसमें दलितों से संबंधित जो दलित लोग हैं, जो नीचे लोग हैं, उनके विषय और स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। और इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान। इसके पाठक कौन है? इसको पढ़ने वाले कौन है? किसान हो गया, फिर छोटे दुकानदार हो गया, फिर पंचायत के सदस्य हो गया, स्कूल के शिक्षक, और वो ये महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ये सारे लोग समाचार लहरिया, खबर लहरिया पढ़ते हैं। ठीक है, जिनको 8 महिलाओं द्वारा इसको शुरू किया गया था, और प्रत्येक 15 दिन के बाद। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में, देखिए जो प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं, और संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है, और इस तरह वो एजेंडा निश्चित कर देती है। तो फिर इस तरह से क्या होता है, वो एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। तो क्या होगा, यदि कभी सरकार चाहेंगे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, और इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इसको सेंसरशिप कहा जाता है। और आजकल संचार माध्यम और व्यापार का जो घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। तो आजकल क्या होता है, जो संचार माध्यम है और जो व्यापार का घनिष्ठ संबंध है, जैसे बिस्किट, चॉकलेट या किसी भी प्रोडक्ट है, उन सारे जो व्यापारिक लोग हैं, अपना चीज़ों को बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए, वे लोग समाचार रिपोर्ट में अपना क्या कहते हैं, अपना दबाव बनाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, समाचार हो और रिपोर्ट हो। इसके चलते जो संचार माध्यम में संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन हो जाता है। और इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सहजता महत्वपूर्ण है कि समाचार पत्र से जो समाचार है ना, उससे प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है। तो फिर क्या हो जाता है, तो फिर तथ्य के अनुसार जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षी हो सकती है। इसलिए कि ये क्या होगी, एक पक्षी हो सकती है। और अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। और इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, तो ये लिख के
यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है और किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों? देखिए, सामाजिक विज्ञान, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, और ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो ऐसे लोग के यानी ऐसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके तो ऐसे समाचार को, ऐसे रिपोर्ट को सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यह असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित है। तो यहाँ पर जो असुरक्षित है, देखिए किस प्रकार से असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है। तो सतर्कता ही संस्था का सुरक्षा का आधार है। अपने वाहन की गति क्या है, दोनों ओर गौर से देखें, वाहन को ठहरिए, संकेत बोर्ड से पहले ही क्या है रोक दें, और जो ध्यान से सुने, रेलगाड़ी का हॉर्न अथवा उसके आने की आवाज़ पर आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो क्या है आवाज़ तो नहीं आ रही है। और इस प्रकार से क्रॉसिंग से पहले स्पीड ब्रेकर से पूर्व ही गति धीमी कर दिए और सुनिश्चित करें कि कोई रेलगाड़ी अथवा ट्रॉली तो नहीं आ रही है। इस प्रकार से ये सामाजिक विज्ञापन है, इसमें दिया गया है लोगों की सुरक्षा के बारे में। और यहाँ असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित जो सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है, ठीक है। ये क्या है, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लापरवाही से पार करना। भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है तो उसको लापरवाही से पार करना भारतीय रेल अधिनियम 1989 यानी धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ये उत्तर प्रदेश का है। ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ www.nrindiarailways.gov.in, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञापन है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र द्वारा समझाया गया है। जो बड़े व्यापारी प्रतिष्ठान है ना, तो कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक होते हैं और अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। फिर क्या करते हैं, अपने उत्पादों का विज्ञापन इस पर देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ये लोग संचार करते हैं। फिर पाठक, दर्शक, श्रोता तक पहुंचते हैं। जो विज्ञापनों से उत्पाद को बढ़ावा देता है, जो संचार करता है ना, तो उसका विज्ञापन के द्वारा उसका जो उत्पाद है, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट हो गया, किसी भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, तो वो अपना उत्पाद को यहाँ पर विज्ञापन देते हैं, समाचार देते हैं। और फिर इस उत्पादन को देख के पाठक, दर्शक, श्रोता इस पर प्रभावित होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, देखकर उत्पाद खरीदते हैं और पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठान को जाता है। एक तरफ पैसा लगाता है, दूसरा तरफ फिर से खींच लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर इस तरह से समाप्त हुई और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और इंटरनेशनल योगा डे पर आप लोग योग करने के लिए हर दिन आदत बनाने का कोशिश कीजिएगा और योग करते रहिएगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे लास्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो पर।